तो क्या आज भी जो दीवारें हैं आउटसाइडर्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या उतनी ही ऊंची हैं जितनी ऊंची पहले हुआ करती थी कि एक आउटसाइडर को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी? नहीं, आज आज बहुत इजी हो गया, चीज़ें बहुत गेम पूरी तरह से चेंज हो चुका है इस वक्त। ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया? नहीं, मैं तो सर द्रोणाचार्य कहकर लोग आपके पैर ज़्यादा छूते हैं या फिर किल्विश बोलकर डर जाते हैं? नहीं, मुझे देवों का देव महादेव के प्रजापति दक्ष को देख के लोग ज़्यादा वो मान सम्मान देते हैं। द्रोणाचार्य वॉज अ टीचर, नॉट अ गॉड। कि लुक्स और जो टैलेंट है वो साथ साथ चलना चाहिए या फिर लुक्स के जरिए ही यहाँ पर अब जो है लोगों को मौका मिलता है? NSD के लड़के देखिए, कौन कौन लड़कों को काम मिल रहा है, जो न शक्ल है न सूरत, लेकिन फिर भी बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं। अब आपकी ख़राब पर्सनालिटी भी है तो भी आप फिल्म लाइन में समा सकती हैं और उस फिल्म लाइन में आपको काम मिल सकता है। कहते हैं किरदार ऐसा निभाना चाहिए कि लोग आपको आपके नाम से याद रखें। आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज़ को दुनिया पहचानती है। अंधेरा कायम रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सुरेंद्र पाल जी, आपने जो आज हमें ज्वाइन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा सवाल आपसे पहला यही है, आपने द्रोणाचार्य का रोल निभाया और साथ ही किल्विश का जो बहुत फेमस हुआ, अंधेरा कायम रहे उसका डायलॉग। तो सर जो शुरुआती दौर रहा आपका और उसके बाद जो आपने ये इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी पारी यहाँ पर आप निभाते हुए दिखे, तो सर क्या क्या चुनौतियाँ आपने फेस की पूरे अपने सफ़र में? सोनम, सबसे पहले तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो टेलीविज़न इतना पॉपुलर नहीं था, फिल्म्स ज़्यादा थी हमारे टाइम में। और उन दिनों मैंने कुछ 2-3-4 फिल्में भी बड़ी अच्छी फिल्में की थी। शमा मेरी पहली फिल्म थी शबाना आज़मी के साथ, जिसके प्रोड्यूसर एक्टर कादर खान थे, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। फिल्म काफ़ी अच्छी चली थी और मुझे विलन की भूमिकाएं थोड़ी छोटी मिलनी शुरू भी हो गई थी। फिल्मों का करियर यहाँ से शुरुआत होती है मेरी, 1980 से शुरू होता है। 80 से मेरा फिल्म का करियर जो है, ग्राफ जो है वो 80 से शुरू होता है। वहाँ से शुरुआत होते होते फिर कोई बहुत अच्छा मुझे काम वाम मिला नहीं, कुछ 2-4 फिल्में मिली, लेकिन फिर थोड़ा स्ट्रगल रहा मेरे जीवन में, क्योंकि फिल्मों के ऊपर मैं फुल्ली बेस्ड होकर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि फिल्मों का भी यही होता है कि एक आंधी सी आती है, फिर कई फिल्में आप साइन कर लेते हैं, उसके बाद करियर जो है वो डूबने सा लगता है। और मुझे उसी के बाद 1988 की बात कर रहा हूँ, 1988 में कुछ गूफी पेंटल साहब का फ़ोन आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि एक रोल है, हम महाभारत बना रहे हैं, B.R. चोपड़ा साहब, और द्रोणाचार्य का रोल है। तो मैंने वहाँ जाके अप्रोच किया उनको। जब उन्होंने कहा कि एक द्रोणाचार्य का रोल है, बुढ़े का रोल है, तो मैंने उसके लिए मना किया। मैंने कहा मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रही थी, उसमें आपने ये बात कही थी कि बुढ़े का रोल मैं नहीं करूँगा। और मैंने कहा बुढ़ा है। मुझे ऐसा लगा कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, मतलब करियर शुरू हुआ नहीं, उससे पहले मेरा बंद हो जाएगा करियर। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक छाप बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके ऊपर छाप किसी चीज़ की पड़ गई तो फिर वो ये रह जाएगा। अगर आपने माँ का रोल किया तो फिर माँ के रोल ऑफर आने लगेंगे, भाई का रोल किया तो फिर भाई ऑफर आने लगेगा। तो ये जो एक पहला इम्प्रेशन, हाँ, इसको तोड़ना फिर बहुत मुश्किल होता है कलाकार के लिए। लेकिन उस वक्त थोड़ी सी परिस्थितियाँ भी ऐसी थी फाइनेंशियली हम लोगों के लिए, जिस शहर से हम आए थे वो हमारे पास इतना वो नहीं था कि हम सरवाइव कर पाए यहाँ पे। तो सर्वाइवल के लिए मैंने उस वक्त हाँ कर दी थी, शो करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन फिर शो बना, हमने ये सोचा थोड़े दिन चलेगा शो, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर हम फाइनेंशियली थोड़े से सिक्योर हो जाएंगे, ये जो डेली की जो उधारबाजी वगैरह है ये सब बंद हो जाएगी। तो उस वक्त इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी हमारे अंदर। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये जो रोल है ये हमारे लिए एक माइलस्टोन बन जाएगा हमारे जीवन में आगे चलकर। और आज तक आपको द्रोणाचार्य के नाम से जाना द्रोणाचार्य, आप देखिए नीचे पब्लिक भी वही कह रही थी कि द्रोणाचार्य जा रहे हैं, देखिए। तो कहने का अर्थ मेरा यही था कि कभी कभी इंसान सोचता नहीं है, जीवन में वो परिवर्तन आ जाता है कि जो हो रहा है वो आपके लिए अच्छा हो रहा है। और मेरे लिए द्रोणाचार्य
was a blessing disguise, I can say that, you know. तो जो इनसिक्योरिटी की आपने बात करी वो जी, क्या जी। द्रोणाचार्य के रोल के बाद चली गई थी या फिर वो मौजूद रही थी? नहीं, उसके बाद तो फिर द्रोणाचार्य के बाद तो फिर मैंने मुड़ के ही नहीं देखा इंडस्ट्री में। बिल्कुल। फिर उसके बाद मुझे टेलीविज़न में, जैसा कि मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि फिर मुझे हमारे महाभारत के बहुत सारे कलाकारों को एक इतना बड़ा क्रेज़ इंडस्ट्री में आ गया था, जैसे कहते हैं फ्लड जैसा, कि सब लोग जो है भागने लगे, महाभारत के कलाकारों को फिल्मों में काम देना शुरू हो गया और सारे एक्टर्स जो थे फिल्मों की तरफ भागे। लेकिन मैं ही एक ऐसा था जो शांत होकर बैठा रहा। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पहले मैं अपनी जगह टेलीविज़न में बना लूँ, उसके बाद मैं जंप करूँगा फिल्मों की तरफ। लेकिन अभी अगर कर लिया तो दो नाव में अगर मैंने पाँव रख के चलने की कोशिश की तो मैं ना इधर का रहूँगा ना उधर का रहूँगा। मैंने वो गलती नहीं की जो बाकी लोग गलतियाँ कर रहे थे। मैं फिल्म की तरह झुकाव नहीं हुआ, जबकि फिल्मों में पैसा टेलीविज़न से बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा था हमको। एक लालच भी बढ़ता आदमी को, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास एक वो सोच थी, दूरदर्शिता जिसे कह सकते हैं हम, कि वो देख रहा था मैं कि अगर मैंने इसमें अपने पूरी तरह से टेलीविज़न में पैर जमा लिए तो टेलीविज़न मुझे जो है एक लंबे टाइम तक मुझे सिक्योरिटी देगा। बिल्कुल। और सर हम अगर नेपोटिज्म की बात करें तो इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि बहुत सारा जो नेपोटिज्म है उस पर बातचीत होती है, उस पर डिबेट भी होती है, लेकिन आपने अपने दम पर इस इंडस्ट्री में जगह बनाई। तो क्या आज भी जो दीवारें हैं आउटसाइडर्स के लिए अगर हम बात करें तो क्या उतनी ही ऊंची हैं जितनी ऊंची पहले हुआ करती थी कि एक आउटसाइडर को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी? नहीं, आज बहुत इजी हो गया, चीज़ें बहुत गेम पूरी तरह से चेंज हो चुका है इस वक्त। पहले सिर्फ फिल्में थीं और बहुत, जब हमने महाभारत की थी तो एक रामायण आया था, उसके बाद महाभारत आया था और उसके बाद बुनियाद, नुक्कड़, मालगुडी डेज, ये सब अच्छे अच्छे धारावाहिक थे, दूर तक, बट लिमिटेड थे। कोई आता था 8:30 बजे शुरू होता था और 9 बजे ख़त्म हो जाते थे। 2 शो आते थे, बंद हो जाते थे। ऐसा नहीं था शाम 6 बजे से शुरू हुआ या पूरे दिन शुरू हुआ या मॉर्निंग आफ्टरनून में दूसरे स्लॉट आ रहे हैं, इवनिंग में दूसरे स्लॉट आ रहे हैं, नाइट में दूसरे स्लॉट आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। 2 शो आए, ख़त्म। तो लिमिटेशन थी, हर चीज़ की लिमिटेशन थी। हमें भी जो बात आपने पूछी है कि क्या आज भी वही है, नहीं, आज बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है। वेब सीरीज़ अलग बन रही हैं, टेलीविज़न के लिए चैनल बहुत सारे खुल चुके हैं, बहुत सारे चैनल हैं, 160 चैनल हैं आज की तारीख में। हाँ सर, पहले एक दूरदर्शन था, बिल्कुल एक ही चैनल था, तो ऑप्शंस इतने खुल गए हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म। जी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो वही, क्या जो आज का मीडिया, अगर हम बात करें जो इंडस्ट्री है, वो टीआरपी के पीछे भाग रही है या फिर जो क्वालिटी पहले परोसी जाती थी पब्लिक के लिए वो अभी भी मौजूद है? अभी टीआरपी ज़्यादा है। टीआरपी जो रेस में है वो टीआरपी ज़्यादा है। ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, बंद कर दो उठा के साले को, तो इमीडिएटली 3 महीने के अंदर बंद हो जाता वो प्रोग्राम। जैसे एक फिल्म आपने किया, फिल्म चली, थिएटर में आदमी नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, अरे बंद करो बंद करो बंद करो, फ्लॉप हो गई, पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो ऐसे सीरियल भी फ्लॉप हो जाता था और उसमें प्रोड्यूसर को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी सहना पड़ता था, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो धीरे धीरे करके आपकी कमियों को पूरे करता है और जब 1 साल चल जाता है तो प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली नहीं आता। तो इस तरह अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। कंपटीशन में देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कुछ ही लोग आएंगे ना, बाकी कुछ लोग जो हैं पीछे भी तो रह जाएंगे। अब उनके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इन लोगों की भी, इनको भी सर्वाइवल करना है। हमेशा आदमी फर्स्ट नहीं आएगा, तो सीरियल जो है हमेशा चलेगा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा तो वक्त चाहिए, उसके सर्वाइवल के लिए। तो फिर आज के लड़कों को वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है जिस जद्दोजहद से हम निकले हैं। महाभारत करने के बाद फिर मैंने चाणक्य किया, सेकंड शो मेरा था चाणक्य। हाँ, और वो मुझे डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने एक्चुअली महाभारत के किसी भी कलाकार को नहीं लिया उन्होंने,
क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में नहीं आते थे सब लोग, और हर आदमी जो है बाल कटवाने के लिए तैयार नहीं था। चाणक्य में सबके बाल कटे थे। हर आदमी ये सोचता है यार मेरा जो फ्यूचर है वो फिल्मों में है, और बाल हर इंसान की एक खूबसूरती होती है, उसको कैसे को लोग कटवा देंगे। तो ये भी था। तो चाणक्य में किसी को नहीं ब्रेक मिला, मुझे मिल गया। अमात्य राक्षस, जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्टर का, चाणक्य के लिए। कई किरदार आपने निभाए हैं, और कौन सा एक, अगर हम बात करें कोई ऐसा पल या फिर डायलॉग या फिर कोई ऐसी शूटिंग जो आपको बहुत, जिसने आपको अंदर तक झकझोर के रख दिया हो, कोई ऐसी डरावनी कुछ बात हुई हो किसी शूटिंग के दौरान? जब मैं शक्तिमान कर रहा था तो मुझे ये याद है कि हिंदुस्तान में बच्चे उस कैरेक्टर को से डरते नहीं थे, उसे प्यार बहुत करते थे। अगर प्यार नहीं करते होते तो बच्चे जो हैं वो एक्टिंग नहीं करते। स्कूलों में कहते थे चलो चलो तुम शक्तिमान बन जाओ, मैं किल्विश बनता हूँ, हैं। और बच्चों को एक आदत थी, मेरे जो जेस्चर्स थे, जो एक्शंस थे, वैसे करने के लिए, अंधेरा कायम रहे हमेशा, तो बच्चे बड़ा करते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को वो जो उस कैरेक्टर से बड़ा अटैचमेंट था, बड़ा प्यार था। मेरी बेटी भी जो थी वो जब शो देखती थी इसको, तो वो चादर ओढ़ के देखती थी, यूँ करके चादर ओढ़ के। 2 साल की थी मेरी बेटी शिवांगी, वो इसको यूँ करके देखती थी और यूँ करके देखती थी कि कोई डरावना इधर से उधर से आ ना जाए कोई, और मेरी गोदी में बैठ जाती थी, और मेरी गोदी में बैठ के देखती थी वो। तो मैं पीछे से कभी कभी हंस देता था तो वो डर जाती थी। मैं कहता था तो पापा पापा अब हंसो मत, मुझे डर लगता है पापा पापा। और देखते देखते वो कई बार मेरे बैठे बैठे ही वो सुसु कर देती थी मेरे ऊपर, ये गरम गरम। तो मैं कहता था बेवकूफ़, डांटता था उसको, तुझे पेशाब आ रहा था तो बोला क्यों नहीं मुझे, मेरे ऊपर क्यों कर दिया? कि पापा मुझे डर लगा इसलिए मेरा सुसु निकल गया। वो इतनी मासूमियत से कहती थी कि फिर कभी हमने उसको डांटा नहीं, लेकिन वो हमेशा जो है वो चादर ओढ़ के वो तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि वो बच्चों को बड़ा पॉपुलर, बहुत अच्छा लगता था, बहुत। उसके बाद मैंने एक रामसे ब्रदर्स का एक शो किया था, हॉरर, साया, जिसमें करीब साया यूजुअली जो है हॉरर शो जो है वो 2-3 एपिसोड में ख़त्म हो जाता है, 3 एपिसोड, 4 मैक्सिमम 4। ये साया जो था ये 13 एपिसोड कहानी चली थी। वो इतना इफ़ेक्टिव था, इतना डरावना था कि टेलीविज़न में रहकर भी बच्चे डर गए थे उस शो को देखते देखते। और उसने 13 एपिसोड में जो मैंने काम किया था, चैनल कहता है आई वॉन्ट सुरेंद्र पाल, आई वॉन्ट सुरेंद्र पाल, लेकिन मैंने हॉरर एक बार कहा था हिंदुस्तान में बच्चों को डराऊंगा, उसके बाद मैंने नहीं किया। मैं सच बताता हूँ, मुझे बहुत ऑफ़र आए इस तरह के करने के लिए, लेकिन मैंने बताया ना, मैं वो कलाकार हूँ जो हमेशा चुनौतियाँ स्वीकार करता गया, और हमेशा एक रोल मेरा दूसरे रोल से कभी मैच नहीं करता था। महाभारत द्रोणाचार्य टू चाणक्य, चाणक्य वॉज अ डिफरेंट टू शक्तिमान, शक्तिमान डिफरेंट टू हॉरर, हॉरर डिफरेंट टू चंद्रकांता, चंद्रकांता तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप तो पृथ्वीराज। तो ऐसे कहने का मतलब है मैंने माइथोलॉजी भी किया, हिस्टोरिकल भी किया, हॉरर भी किया, फैंटेसी भी किया, तो सब तरह के रोल मुझे मिलते चले गए टेलीविज़न में, और मैं अपनी ज़िंदगी की सफ़र में आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता चला गया। और आज अगर आगे नहीं बढ़ा होता तो 38 साल के बाद मैं दैनिक जागरण के ऑफिस में नहीं बैठा होता। बहुत सही। तो सर, द्रोणाचार्य कहकर लोग आपके पैर ज़्यादा छूते हैं या फिर किल्विश बोलकर डर जाते हैं? नहीं, मुझे देवों का देव महादेव के प्रजापति दक्ष को देख के लोग ज़्यादा वो मान सम्मान देते हैं। द्रोणाचार्य वॉज अ टीचर, नॉट ए गॉड। बिल्कुल। तो इसलिए भगवान कृष्ण के छुएंगे लोग, राम के छुएंगे, पितामह भीष्म के भी छू सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पितामह वॉज ए ग्रेट वॉरियर,
बट द्रोण वॉज ए टीचर, बट दक्ष वॉज ए सती और पार्वती जी का पिता। तो हमारे यहाँ तो महादेव जी की जो श्रद्धा है वो तो अपरंपार है। सर आप कई मुद्दों पर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिस पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो बोलने से कतराते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर द केरल स्टोरी को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो उसका दूसरा पार्ट आया है, तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो सेंसरशिप है उसे कैसे देखते हैं? आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, सरकार ने अगर सेंसरशिप बनाई है तो उसको अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम जो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं वो हम पे हावी ना हो। सिनेमा एक ऐसा हमारे यहाँ मीडिया है जिसको लोग बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, टेलीविज़न को भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। आजकल हमारे टेलीविज़न में काफ़ी हद से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा दिखाया जा रहा है देन टू अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता नहीं दिखाई जा रही है। फिल्मों में भी अगर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी या किसी एक वर्ग को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा या किसी एक वर्ग के ऊपर कुठाराघात किया जाएगा तो वो सही नहीं है। जैसे अभी एक फ़िल्म आई थी, जैसा कि सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर कहा कि इसका नाम बदला जाए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर समाज के बारे में थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा समाज जो है घूसखोर है, पूरा समाज घूसखोर नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह का आप फिल्म ना बनाएं। मेरा तो ये है कि जिसमें किसी को तकलीफ़ हो या किसी को दुख पहुँचे, किसी की भावनाओं से आप खिलवाड़ ना करें, जिसके लिए सेंसर बोर्ड बनाया गया है कि आप किसी की भावना से खिलवाड़ ना करें और सेंसर बोर्ड को अपना काम सिंसियरली करना चाहिए। लेकिन कई बार वो लोगों के इन्फ्लुएंस में आके उन चीज़ों को पास कर देते हैं, बाद में सरकार को वो चीज़ें बैन करनी पड़ती है और सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जाता है कि इसके नाम को बदला जाए या इसमें फ़लाना सीक्वेंस गलत यूज़ किया गया है, उसको ठीक किया जाए। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं होता मनमानी। आज़ादी का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन की दिनचर्या को सही ढंग से पेश करें, तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। जैसे हमारी माइथोलॉजी है, हमारी माइथोलॉजी को तोड़ मरोड़ के बहुत ज़्यादा पेश किया जाता है, उसका कई बार परिहास भी किया जाता है। तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं हमारे लिए। हम उन चीज़ों की पूजा करते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं और हमारी श्रद्धा है, हमें मानना चाहिए। क्यों नहीं मानेंगे हम? अगर आप उसको डैमेज करेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उस आस्था के प्रति आप गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो हम 100% उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो सर आपने केरल स्टोरी पार्ट 1 देखी? जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। केरल स्टोरी 2 पर जो विवाद है वो बेसिकली जो लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि केरला को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो स्टोरी है वो एमपी, राजस्थान और एक केरला की स्टोरी है साथ में। लेकिन अब लोगों का ये मुद्दा है कि उसमें सिर्फ केरला ही उस स्टोरी का नाम क्यों रखा, जो टाइटल है मूवी का। तो इसे लेकर और जो पूरा विवाद चल रहा है, एक सीन है जिसमें वो बीफ खिलाते हुए ज़बरदस्ती नज़र आ रहे हैं एक लड़की को। तो इस पर ही जो पूरा विवाद है वो छिड़ा हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मेकर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रू इवेंट्स हैं उस पर इंस्पायर्ड है, उस पर बेस्ड है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? केरला के जो मेकर हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और उन्होंने इससे पहले भी जब कश्मीरी फाइल बनाई थी उन्होंने, तो वो भी फिल्म मैंने देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, दिल को छुई थी मेरी और रियलिटी को उन्होंने पेश किया था। केरला फाइल में भी जो उन्होंने जो कुछ भी दिखाया वो रियलिटी को दिखाया है उन्होंने। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके लिए जो है समाज जो है वो एक बार खड़ा हो जाता है और उसका विरोध करता है, समाज जो है विरोध करता है। तो हमें वो चीज़ें हटा देनी चाहिए जिनके ऊपर उनका ऑब्जेक्शन होता है, जैसे आपने बोला मास्क खिलाने वाला, और उसके लिए आदमी को बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो है वो हमारा एक आईना ज़रूर है। हाँ, सोसाइटी का आईना है, लेकिन
उसमें कोई ऐसी चीज़ भी आप ना दिखाएं जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, वो चीज़ें आप ना दिखाएं। और अगर उन्होंने दिखाया है, फिर भी उन्होंने दिखाया है और उन्होंने उसे हटाया नहीं है, तो उसको जो है मेरे हिसाब से हटाना चाहिए। मेरे ख्याल सर आप देश में रह के देश के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहिए, ना ही समाज के खिलाफ कोई काम करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। सर आपने ऑपरेशन सिंदूर पर भी मैं देख रही थी एक बयान दिया था जिसमें आपने ये कहा था कि देश में ऐसे कई जयचंद बैठे हैं, तो आखिर किसकी तरफ आपका इशारा था? ऑपरेशन सिंदूर की आपने तारीफ की थी, हालांकि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो करते नहीं हैं ऑपरेशन सिंदूर पर जो उनकी नहीं, हमारे बॉलीवुड के लोग थोड़ा सा डरते भी हैं। वो कहते हैं हमें क्या मतलब, हमें राजनीति से क्या मतलब। हाँ, राजनीति में उतने एक्टिव नहीं मैं होते। कहता हूँ ये राजनीति नहीं है, ये सामाजिक कार्य है। और इंसान को फिल्म लाइन में काम करने के अतिरिक्त भी थोड़ा सामाजिक वैल्यू को भी समझना चाहिए। हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं लाइफ में। सिर्फ एक्टिंग करना और पैसे कमाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। थोड़ा सामाजिक वैल्यूओं को भी समझना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये 100% कहा था कि ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य जो है हमारे पड़ोसी देश ने किया था और मैं इसका विरोध करता हूँ और ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, पाकिस्तान हमसे डर के बैठा हुआ है। हाँ। हमें डर है अपने देश में छुपे हुए गद्दारों से और हमारे देश में छुपे हुए जयचंदों से। मैं जो बात कह रहा हूँ वो हमारी पब्लिक भी, जनता भी समझ रही है कि मैं किसको पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ। और हमें इन लोगों को जो भी देखिए, जैसे भी हमारी एक JNU यूनिवर्सिटी है, जितने कंट्रोवर्सियाँ होती हैं सब JNU में क्यों होती हैं और कहीं किसी जगह क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको ढील दे रखी है। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटी दे रखी है, जिसके कारण हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। उनकी फैसिलिटी सारी क्लोज करिए, बंद करिए साला उसको। एक JNU नहीं चलेगा तो क्या पूरा देश में क्या कॉलेजेस बंद हो जाएंगे क्या? तो इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारा कि हम जो हैं आज से 70 साल पुराना कानून को लेकर ही चल रहे हैं। अब बहुत चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं, सामाजिक वैल्यूज़ हैज़ बीन चेंज नाउ। तो वी हैव टू बी लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर एंड चेंज द वैल्यूज़, चेंज द लॉ, ताकि लोगों के अंदर डर और भय बैठे। लोग कहते हैं दुबई में चोरी चकाटी क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है दुबई में? क्योंकि दुबई का कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लोगों को करने से उनके अंदर भय पैदा करता है और एक डर पैदा करता है, जिसके कारण वो लोग नहीं कर पाते। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो जब तक आपको बुलडोज़र नहीं चलाएंगे योगी जी जैसा, तब तक लोग जो हैं अपने सही रास्ते पे चलना शुरू नहीं करेंगे। इल्लीगल इतना काम होता है हमारे शहरों में, उसको रोकथाम होनी चाहिए, वो सब काम होना चाहिए। सर वापस अगर बात करें, आपका जो सफ़र रहा पूरा, सर इस सफ़र में क्या एक ऐसा जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था जिसने आपको कहा कि हाँ बस मुझे अब आगे चलते रहना है? पानी जब बहता है तो वो निर्मल और स्वच्छ होता है। जब आप उसको स्टोर कर देते हैं छोटे से जगह पे, तो उसमें कीड़े पड़ने शुरू होते हैं। जीवन भी हमारा बिल्कुल उसी तरह है। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे जीवन में, तो हम दिमागी तौर पर, फिज़िकल तौर पर और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और हमारा माइंड वर्किंग रहेगा। जब आप काम करते रहें, काम हमारे लिए बिल्कुल उसी तरह है। जिस तरह हम पूजा पाठ करते हैं सवेरे उठ के, उसी तरह हमारा काम है।
हम सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने चीज़ों को यथा योग करना शुरू कर देते हैं। आप सुबह योगा करती है, फिर वॉक पे जाती हैं, कैमरामैन आता है, अपना फटाक से कैमरा लगाता है, लाइट लगाता है, वो करता है, सारा कुछ ठीक करता है, अपनी पोजीशन पकड़ता है, साउंड को लगाता है, उसके बाद वो अपने कैमरे पे आके बैठ जाता है। काम वो भी कर रहा है, काम आप भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूँ। हम सब लोगों को अपना काम जो है अपनी सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए, और अगर हम सिंसियरिटी से काम करेंगे तो ये हमको पे करता है। हमें पे नहीं करना पड़ता, ये हमको पे करता है। और अगर ये पे करता है तो हम अपने घर परिवार को सही ढंग से पाल सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं। मैं अपने फिल्म लाइन में, कैरियर में अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ। सब लोग कहते हैं सुरेंद्र पाल जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं काम बहुत सिंसियरली करता हूँ, इसलिए लोगों को अच्छा लगता हूँ। मैंने हर रोल को अपनी पूरी शिद्दत के साथ किया है, बड़ी ऑनेस्टी के साथ किया है। जब मैं कोई बहुत हैवी सीन आता है मुझे करने के लिए, और मुझे लगता है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी देर बात करना लोगों से बंद कर देता हूँ। कोई भी को स्टार से अपनी बात नहीं करता हूँ, किसी से नहीं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन टूटेगा। मैं मोबाइल को अपने पास से हटा देता हूँ। मोबाइल जो है सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है आपके जीवन में। मैं मोबाइल को अपने साथ ज़्यादा रखता भी नहीं हूँ। मैं अपने सर्वेंट को दे के रखता हूँ, या अपने बॉय को दे के रखता हूँ, या अपने ड्राइवर को दे के रखता हूँ, तुम पकड़ो इसको। ज़्यादा एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे? नहीं, मैं सोशल मीडिया में हूँ, डेफिनेटली एक्टिव हूँ। 18 मिलियन मेरे व्यूअरशिप्स हैं उसमें। लेकिन मैं जो भी सोशल मीडिया में जो भी पब्लिश करता हूँ, वो एक उसके साथ एक मैसेज भी होता है, यू नो, ताकि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, इंस्पायर्ड हों। सिर्फ यही नहीं है कि यूँ करके डांस कर दिया, यूँ करके डांस कर दिया और बस, और उसको लेके आपने डाल दिया उसमें, या कोई हंसी का मजाक का चुटकुला डाल दिया। हंसी मजाक हम भी डालते हैं, लेकिन कम, लेकिन उसके साथ सोशल मैसेज ज़्यादा डालते हैं। सर, आपने बहुत सारे किरदार निभाए हैं, उसी में मुझे यही जानना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो पहले का सिनेमा था, अगर हम आज के सिनेमा की बात करें तो कहाँ पे जो है कमी छूटती हुई नज़र आ रही है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब यहाँ पर नहीं हो रही है? पहले के सिनेमा में कहानी जो थी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, और पहले के लोगों के पास जो नॉलेजेबल लोग थे ना, वो स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर्स होते थे, उनके पास बड़ी नॉलेज होती थी, एक पकड़ होती थी। एक गाना भी अगर लिखते थे, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, ये एक पॉजिटिव सोच रखने वाला ही राइटर जो है, गीतकार जो है, इस तरह की खूबसूरती लिख सकता है, यू नो। मुगले आज़म जैसी फिल्में, मदर इंडिया जैसी फिल्में, कागज़ के फूल जैसी फिल्में, पुराने जो मेकर्स थे वो फिल्म के अंदर अपनी पूरी जान डालते थे, और स्टोरी लाइन बेस जो थी वो कहानी बहुत अच्छी होती थी। पहले के लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, पहले के एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते थे, बहुत डिवोटेड थे, बहुत सोशल मीडिया में सारे टाइम नहीं लगे रहते थे, सारे टाइम मोबाइल पर बात नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से समर्पित होता था फिल्मों की तरफ। लेकिन आज जो है वो फ़ोनों पे और सोशल मीडिया पे उनका दिमाग ज़्यादा रहता है देन टू अपने कैरेक्टर के ऊपर, फिल्म के ऊपर, और बाउंसर वगैरह ज़्यादा लेके चलते हैं, पब्लिक से कम इंटरेक्ट करते हैं। मुझे याद है नसीर भाई का एक मैं इंटरव्यू कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा अगर हम लोकल ट्रेन में और लोकल बस पे सफ़र नहीं करेंगे तो हमें एक आम आदमी की ज़िंदगी जब हम प्ले करने को मिलेगी तो हम किस तरह से कर सकते हैं। वो दुख, वो धक्का मुक्की, बस में चढ़ने का जो वो एक इंथुजियाज़म होता है, वो सब कहाँ से हम पब्लिक को दिखा पाएंगे जब हम उस दौर से गुजरे ही नहीं हैं। हाँ, जब तक वो रोल जिया ही नहीं है जिया ही तब नहीं तक आप हमने कहा, कैसे तो तब स्क्रीन तक हम पर वो दिख- प्ले कैसे करेंगे। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो ग्लैमर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं देन टू उनको कहानी की स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन मुझे याद है
हम जब अमिताभ बच्चन के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ खुदा गवाह में, तो मैंने देखा वो आदमी कितना डिवोटेड था काम के लिए अपना। वो अपने काम में वो ये कहते थे कि भाई देखो सुरेंद्र बेटा, लाइफ में मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी छोटे से छोटा इंसिडेंट होगा और उस वक्त हमारी मौत हो जाएगी। और कई बार हम बहुत बड़े बड़े ख़तरों से भी निकल जाते हैं। कई बार हम लोग बहुत तगड़ी हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। घोड़ा तो घोड़ा ही है, कभी किसी चीज़ से ठोकर खा के गिर गया, हमें चोट लग सकती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते हैं। वो अपनी इंथुजियाज़म से पूरा काम करते हैं। मैं अभी अमिताभ बच्चन जी के साथ बहुत 91 की बात बता रहा हूँ, खुदा गवाह की शूटिंग करने काबुल गया था उनके साथ, अफ़गानिस्तान। तो वहाँ पे हमने बहुत जो पठानों के घोड़े थे, जो वहाँ के बुशकशी करके एक गेम होता है जो बीच में बकरा डाल देते हैं और फिर दोनों पार्टियाँ जो हैं आपस में लड़ती हैं बड़े। और मैंने देखा था अफ़गानिस्तान के जो घोड़े थे बड़े खूंखार टाइप के थे, बड़े टफ थे और खड़े हो जाते थे, दोनों पाँव पे लड़ने लगते थे। दैट काइंड ऑफ दे हैव दिस टू परफॉर्म दैट प्ले गेम। तो वहाँ पे वो था और वहाँ पे मुजाहिदीन का ख़तरा था हम लोगों को। हम लोग जब शूटिंग करते थे तो कई बार फायरिंग शुरू हो जाती थी वहाँ से। हाँ, आपने जिक्र भी किया है अपने इंटरव्यू में। पहाड़ के पीछे से फायरिंग आ जाती थी, तो हम लोग कच्चे मकान जो थे उनके अंदर घुस जाते थे और कच्चे मकानों में अपने को शेल्टर लिया करते थे वहाँ पे। तो हमने वो वक्त भी देखा है शूटिंग में। लोगों को लगता है फिल्म एक्टर्स की ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं होता है, नहीं होता है। हमारी जीवन में भी हम भी अब कई बार जान और माल से अपनी खिलवाड़ कर लेते हैं। और वही मुझे फिर बच्चन साहब की बात याद आती है कि मौत है, मौत तो कहीं पे भी आ सकती है, किसी जगह पे भी आ सकती है, चाहे वो कलाकार हो या बिजनेसमैन हो या वर्किंग क्लास का आदमी हो, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है और किसी मूवमेंट भी हो सकता है। तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको जीवन में। आप अपना कार्य करिए, कार्य करते रहिए और हंसी खुशी जीवन को आगे बढ़ाइए अपना। कई रोल्स आपने किए हैं, आपका सबसे फेवरेट रोल कौन सा है? देवों का देव महादेव का प्रजापति दक्ष। सर, अगर द्रोणाचार्य और किल्विश का आमना सामना हो जाए तो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? मैंने कोशिश यही की थी कि दोनों एक दूसरे से बात ना करें और इसीलिए मैंने किल्विश के लिए बहुत मेहनत की थी। उसका गेटअप, उसका मैनरिज्म, उसकी नाक मैंने आर्टिफिशियल लगवाई थी, बहुत सारे चेंजेस किए थे मैंने शरीर में। उसका मेकअप डिफरेंट किया था, उसकी आंखें डिफरेंट की थी, उसकी भवें डिफरेंट की थी, उसका विग डिफरेंट किया था। हर चीज़ को मैंने डिफरेंट करके मैंने कहा ताकि लोग ये ना कहें अरे यार द्रोणाचार्य जो है ये किल्विश हाँ, एकदम अलग कैरेक्टर है। तो उसको अलग करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य के इमीडिएटली बाद अगर मैं किल्विश का रोल करूँ, पहली बात तो मुकेश खन्ना का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये रोल दे दिया, वरना वो ये कहते नहीं, यू हैव अ सॉफ्ट इमेज लाइक ए द्रोणाचार्य, यू हैव अ नाइस गुडी मैन, you can help everybody, that kind of. Kilvish is ready to kill anybody. फेवरेट विलन के तौर पर आप सबके फेवरेट बन गए हैं। तो उसको उस इमेज को तोड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और जिसके लिए मैंने सब चेंज किया। मैंने कहा लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये द्रोणाचार्य है ना, लेकिन आज लोगों को ये मालूम है कि द्रोणाचार्य जो था वो किल्विश है। सर, आपने इस उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो डर नहीं लगा कि मतलब कुछ हो ना जाए या फिर कि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि बाल झड़ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है, लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में कोई बताता नहीं है, खुलकर नहीं बताता, लेकिन आपने खुलकर वो चीज़ एक्सेप्ट भी की, तो आखिर क्या कारण है? ना मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर साइंस हमारी प्रोग्रेस कर रहा है और मेडिकल साइंस हमारी प्रोग्रेस कर रहा है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो अवेयरनेस तो पैदा करो लोगों के अंदर कि भाई हमारा मेडिकल साइंस जो है बहुत एडवांस हो रहा है। आज कैंसर का इलाज हमारे देश में हो रहा है। आज कैंसर जो है
मैपिंग कर लेता है पूरी की पूरी कि इतनी जगह पे कैंसर फैला हुआ है, और वो मैपिंग मशीन आ गई है अब जो मैपिंग कर लेती है, उतनी जगह पे ही जो है उनको रेज दी जाती है जहाँ से कैंसर ठीक हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है मेडिकल साइंस हमारी एडवांस है बहुत, और होती जा रही है। जो एक टाइम था कि सब हम लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते थे, आज लिवर ट्रांसप्लांट होता है। और अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज है तो मैं अवेयरनेस पैदा करूंगा लोगों में और कहूँगा कि भाई लिवर जो है वो जो है, जो लोग पहले शराब पीते थे, लिवर फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर के बाद वो डैमेज हो गया, ख़त्म। नहीं, अब आपका आधा लिवर काट के आपको ऑपरेशन करके कर देंगे, और उसके बाद वो फिर पूरा का पूरा हो जाता है। और जिसको काट के दिया है जिसने, उसका लिवर जो है वो फिर अपनी जगह पूरा का पूरा हो जाता है। तो ये जो है अवेयरनेस जो है वो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने अगर ट्रांसप्लांट कराया है, और एट दिस एज 73 की एज पे, जबकि लोग कहते हैं कि सर हेयर प्लांटेशन करा लीजिए लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मैंने बहुत सारे फिल्मी कलाकार, बहुत सारे बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, उनको शायद ऑब्जेक्शन हो जाए कि मैंने उनका नाम लिया, उनके बारे में बताया। तो बहुत सारे फिल्म के, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स की बता रहा हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी लोगों ने कराया वहाँ पे जाके। और मेडिकल साइंस जो है बहुत एडवांस हो चुका है। अब आपको कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगा जिससे आपको शारीरिक नुकसान हो। सर जो तो मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया, और उसके बाद जब मैंने कराया तो मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई पेन नहीं, पेनलेस ऑपरेशन है ये। सर जो नौजवान हैं जो बाल झड़ते हैं तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो उन्हें महसूस होता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कौन मैं सी ये टिप कहना देना चाहता चाहेंगे? हूँ, बाल आपकी खूबसूरती हैं। शायर भी अपने उसमें बोलता है, तेरे जुल्फ़ों के साए में शाम कर लूँगा। शायर भी लिखता है बाल इंसान की, औरत की तो खूबसूरती है, इंसान आदमियों की भी खूबसूरती बाल हैं। और अगर साइंस ने प्रोग्रेस की है और मैं उसका फ़ायदा उठा, लोगों ने कहा था सुरेंद्र जी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मेरी ग्रोथ हो रही है, पूरी की पूरी ग्रोथ हो रही है। देखिए पूरी ग्रोथ है मेरी ग्रोथ में कोई कमी नहीं है किसी भी तरह से, पूरी ग्रोथ है, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। हाँ, मैंने 20 साल तक पैचेस लगाया है, ये बात सही है। जब मेरे फॉलिंग हेयर शुरू हुई थी तो मैं इसको छुपाता था, तो मैंने पैचेस लगाना शुरू कर दिया। छोटा सा पैच बनता था, मैं लगाता था। लेकिन मैंने कहा रियलिटी रियल होता है, रियल बाल रियली होते हैं, और ये जो है पैचेस से काम नहीं चलेगा, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। एंड मैंने उसको हटाया, और मैंने आगे अब रियल लाइफ में मैं आराम से घूमता हूँ, खुली हवा में घूमता हूँ, योगा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, सब नॉर्मल लाइफ, एवरीथिंग नॉर्मल। इसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई ब्रेन में इफेक्ट नहीं, कोई आपके बॉडीली इफेक्ट नहीं, आपको फिजिकली बिल्कुल नहीं इफेक्ट है। यू आर हेल्दी। सर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो लुक्स को कहते हैं कि ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि लुक्स और जो टैलेंट है वो साथ साथ चलना चाहिए, या फिर लुक्स के ज़रिए ही यहाँ पर अब जो है लोगों को मौका मिलता है आज की इंडस्ट्री में? सोनम देखो, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होती जा रही है डे बाई डे, और इस कई डिपार्टमेंट अलग अलग खुल चुके हैं, एक्टिंग के भी कई सारे खुल चुके हैं, लोगों को काम बहुत मिल रहा है। और लोग जो ऐसे कैरेक्टर्स भी जो बहुत एजेड हो चुके हैं, आज वो फिल्मों में मेन कैरेक्टर्स, वेब सीरीज़ के अंदर मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। आज मोटापा या पतला होना या ये सब चीज़ें, पहले फिट बॉडी, एग्जैक्ट अच्छी बॉडी होना, हाँ, 4 पैक 6 प्रॉपर पैक्स होना, फिजिक वाला चाहिए था। हाँ, वो वही एक्टर्स को काम मिलता था, वो आज सबको मिल रहा है। एनएसडी के लड़के देखिए, कौन कौन लड़कों को काम मिल रहा है, जो न शक्ल है न सूरत, लेकिन फिर भी बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं। तो अब जो है टाइम हैज़ बीन चेंज, एवरीबडी इज़ गेटिंग वर्क नाउ, यू नो।
और इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती चली जा रही है डे बाय डे। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अब लुक का कोई इतना इम्पोर्टेंट गेम नहीं रहा। अब आपकी ख़राब पर्सनालिटी भी है तो भी आप फिल्म लाइन में समा सकती हैं, उस फिल्म लाइन में आपको काम मिल सकता है। मैं एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे कलाकार हैं जो आज बहुत बड़े सुपरस्टार बन के इंडस्ट्री में हैं। उनके पास ना लुक है, ना बॉडी है, ना पर्सनालिटी है, ना अच्छा टैलेंट है, बट चल रहा है। तो आज की तारीख में जो है लुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट गेम प्ले नहीं करता है। बडिंग एक्टर्स के लिए कोई एक टिप देना चाहेंगे? बडिंग एक्टर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि भाई ये खेल का मैदान है, खेलने के लिए सबको सब वेलकम है यहाँ पर। यहाँ कोई किसी की बपौती नहीं है जहाँ आपको आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या सोचना पड़ेगा। आप आइए, खेलिए, और जो अच्छा खिलाड़ी होगा, अगर आप अच्छा खेल खेलेंगे तो आप जो है फ्रंट पे खेलना शुरू कर देंगे, फिर आप आगे खेलना शुरू कर देंगे। लेकिन जिनमें टैलेंट ही नहीं है, जो सीरियस नहीं है, जो अपने काम के लिए डिवोटेड नहीं है, डिवोटेड होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये बता दूँ। और डिसिप्लिन लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है शाम को आप पार्टी कर रही हैं, सुबह आप शूट करने जा रही हैं, रात में दारू पी रही हैं और सुबह काम करने जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे और आपके उसके ऊपर आ जाएगा, और आपका करियर जो है फिर वो स्पीड नहीं पकड़ पाता है, वो नहीं हो। आप बोलेंगे नहीं यार वो तो पार्टी करता है, वो बहुत बड़ा। एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, फिल्म लाइन में भी होते हैं। कोई फ्लूक लग गया, किसी का लग गया, लेकिन 90% हैज़ टू बी वर्क हार्ड एंड अ डिसिप्लिन लाइफ। सर आपका कोई फेवरेट डायलॉग? है हस्तिनापुर के वासियों, आज द्रोणाचार्य मैं घोषित करूं इस रंग भूमि में, धनुर्धारी दूसरा ना अर्जुन सा इस जगत की भूमि पे। तीर को अर्जुन धनुष पर रख चढ़ाता है जभी, तीनों लोकों में चराचर कांप जाते हैं सभी। तीर इसके काल हैं विकराल शत्रु के लिए, कौन है जो विमुख होकर युद्ध भूमि में जिए। हराए इसको ना कोई ऐसा शस्त्र जो हो कारागार में, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर ना कोई इस संसार में, ना कोई इस संसार में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। तो थैंक आपने यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर।